ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे, स्टार्टिंग किए थे और काफी कुछ पढ़े। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है, सेल का डेफिनेशन क्या होता है एंड सो ऑन। आज हम लोगों को समझना है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। So most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. ठीक है, तो ये मोनेरा जब पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, किस तरीके से बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है। The cell envelope consists of tightly bound three-layered structure. The outermost glycocalyx, followed by the cell wall, and then the plasma membrane. ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है और फिर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है। तो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, बैक्टीरिया में। Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. ठीक है, तो तीनों का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन बेसिकली वो क्या करते हैं, आपका प्रोटेक्शन है उनका मेन फंक्शन, टुगेदर। So bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Graham. तो ग्राम नाम का साइंटिस्ट स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया था, ये भी हम आपको बता चुके हैं पहले जब मोनेरन्स बता रहे थे तभी। तो इस स्टेनिंग प्रोसीजर के जरिए वो बताया कि जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ले लेता है उसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं और जो नहीं लेता है उसको हम लोग ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार हम रिविजिट कर देंगे कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसकी खासियत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझिए कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इस टाइप से है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, और इनके बीच में आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये पहला लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेयर समझिए कि इनके बीच में फिर थोड़ी सी पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, तो हम इसको कलर कर दिए इससे। सो दिस इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, अब इसके बाद आपका पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर होता है। ठीक है, तो अब मान लिया ये लेयर जो है पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिश्रण होगा आपका वो ठीक है, इस तरीके से हम बना देते हैं इसको। ठीक है, इस टाइप से तो बना हुआ है। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ टिचोइक एसिड्स एंड लाइपोटिचोइक एसिड। तो ये दोनों लाइपो, जो येलो से मैंने डिजाइन किया है वो मान लीजिए लाइपोटिचोइक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इनिशियली में आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन्स, उसके बाद एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला लेयर को बोलते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आप देखिए काफी बड़ा है।
and these peptidoglycan layer contain टिचॉइक एंड लिपोटिचॉइक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनमें जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगा वो थिक होगा and they have got no outer lipid membrane। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिपिड मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके उल्टा जस्ट अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाएं, ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाएंगे तो यहाँ पे भी आपका उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला जो लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन्स का होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दिए पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। और यहाँ पे जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो मान लिया ये ज्यादा है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और इसी में आपको पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो हम आपको ये आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है पीजी, और ये है आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी, ठीक है। बट यहाँ की मेन खासियत जो होती है वो होती है आपका आउटर मेम्ब्रेन लेयर। दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन लेयर, ये मेन खासियत है इसका, ठीक है। और इसमें आपको लिपोपॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे एक्सटर्नल लेयर में, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये इसको हम लोग बोलते हैं एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो एलपीएस लेयर मिलेगा, और इसके बाहर आपको जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो इस तरीके का, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड स्पेसिफिक साइड चेन्स, ठीक है, स्पेसिफिक साइड चेन्स। यहाँ पे अब आप देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है बहुत पतला होता है, थिन है, लेकिन ये वाला जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर विच इज वेरी थिन, और ये बाहर वाला जो लेयर है दिस इज जो लिपिड मेम्ब्रेन लेयर है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। समझ में आई बात, जिसमें आपको लिपोपॉलीसैकेराइड्स भी मिलेंगे, ओलिगोसैकेराइड स्पेसिफिक साइड चेन्स भी मिलेंगे, प्लस यहाँ पे आपको पोरीन्स टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, पोरीन्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी रहता है कि यहाँ पे आपको जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वहाँ पे एक खास तरह का लिपोप्रोटीन भी मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो ब्राउन लाइपोप्रोटीन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, यहाँ पे चीजें ज्यादा हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कंटेनिंग टिचॉइक और लिपोटिचॉइक एसिड्स वो था, बट ग्राम नेगेटिव सेल वॉल थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर 10% के आसपास होता है, और बहुत सारी और खासियत होंगी, जैसे आपको उस लेयर में ब्राउन लिपोप्रोटीन मिलेगा, प्लस आउटर मेम्ब्रेन अच्छा खासा एक्सपेंसिव रहता है जिसमें आपको एलपीएस लेयर मिलेगा, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर मिलेगा, प्लस और भी एक्सटर्नल जाइएगा तो आपको और ओलिगोसैकेराइड स्पेसिफिक साइड चेन्स मिलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया चूंकि आउटर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में चूंकि आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है तो इसलिए इनको हम लोग मोनोडर्म्स कहते हैं, ठीक है, मोनोडर्म। और जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें आपका चूंकि आउटर लिपिड लेयर मौजूद है तो इसको हम लोग डाइडर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म है जो कि हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब आपको समझना है कि
ये जो साइंटिस्ट था, तो वो डैनिश साइंटिस्ट, डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ठीक है, डैनिश डेनमार्क का था बैक्टीरियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश किया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेन, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसने इस तरीके से स्टेन को डिजाइन किया है, स्टेनिंग जो टेक्निक है उसकी, उसको आपको समझना होगा। ये जो स्टेनिंग टेक्निक होती है ये क्या कैसे होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए, इसने जो लिया है सबसे पहले इसने लिया है क्रिस्टल वायलेट कलर लिया, ठीक है। तो मान लेते हैं क्रिस्टल वायलेट, क्या क्या लिया है पहले हम ये लिख लेंगे। क्रिस्टल वायलेट कलर लिया, फिर आयोडीन, तो दीज आर ऑल स्टेन्स। फिर जो धोने के लिए अल्कोहल लिया है, और उसके बाद एक और काउंटर स्टेन लिया सैफरन। तो 4 तरह का आइटम्स उसने लिया है अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो क्रिस्टल वायलेट है, आयोडीन है, अल्कोहल है एंड सैफरन है। अब होता क्या है कि जब वो क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल करता है स्लाइड पे जिसपे बैक्टीरिया है, ठीक है, तो सारा जो बैक्टीरियल कॉलोनी होगा विल बी ऑल पर्पल, क्योंकि ले लेगा उसका कलर ले लेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। उसी तरह अगर हम मानते हैं आयोडीन लेते हैं, ठीक है, आयोडीन लेते हैं और उसको जब हम स्लाइड पे डालते हैं, ये जो सारा हो जाएगा ये ऑल पर्पल हो जाएगा, अगेन आयोडीन का कलर ले लेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि अल्कोहल से इसको धो देंगे, ठीक है, स्लाइड को। तो अल्कोहल से जब धोएंगे तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन आ जाएगी, जो स्लाइड है, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो आपका पर्पल कलर का होगा, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो कलरलेस होगा, क्योंकि धुल गया ना। हाँ, अल्कोहल क्या किया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होगा वो पिकअप नहीं ले रहा है आपका, ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर दिख रहा है। तो अब आपका स्टेनिंग से दो चीजें मिल गई, दो चीजें मिल रही हैं, एक आपको पर्पल कलर का मिल रहा है और दूसरा आपको कलरलेस मिल रहा है, ठीक है, तो कलरलेस मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे, फाइनली आप सैफरनिन से उसको, उस स्लाइड को आप फिर से रंगिएगा, ठीक है। अब ये सैफरनिन से रंगेंगे तो आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, वो पर्पल है, ठीक है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पहले तो कलरलेस था, अब वो क्या करेगा, ये लाल कलर ले लेगा, ठीक है, तो रेड कलर ले लिया वो। तो अब मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे अब दो तरह का है, स्लाइड में दो तरह का बैक्टीरिया आपको दिख रहा है। एक जो रेड कलर का काउंटर स्टेन ले रहा है, सैफरनिन जो पकड़ रहा है वो हो गया ग्राम नेगेटिव हो गया, ठीक है, और जो नहीं ले रहा है जो पर्पल है वो ग्राम पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम आसानी से पता कर लेंगे कि कौन क्या है, ठीक है। तो अब इसको समझना कैसे है कि आखिर ये ऐसा साइंस क्या है इसके, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पहले कलरलेस है, फिर रेड सैफरनिन ले रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो आप देखे थे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, अंदर की तरफ जा नहीं पाता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में पहुंचेगा ही नहीं, सो इट विल रिजल्ट इन पर्पल स्टेन्ड सेल्स। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो बाहर का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो डिग्रेड हो जाता है,
क्योंकि वो ज्यादा है, वो डिग्रेड हो गया। और उसके बाद जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होता है ना, बहुत पतला होता है, ठीक है, तो वो रिटेन नहीं कर पाएगा क्रिस्टल वायलेट और जो आयोडीन हम डाले थे पहले 2 स्टेज में, तो कलर लूज हो जाता है, तो वो कलरलेस दिख रहा है। और फिर जब हम काउंटर स्टेन डालेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो रेड कलर ले लेगा। बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वैसा नहीं है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर काफी बड़ा है, ठीक है, तो वहां पे पर्पल स्टेन सेल्स आपको दिखते हैं। तो ये काफी अच्छा है, सिलेबस में आपके है नहीं, बट ये डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर which was given by Christian Graham for distinguishing 2 different kinds of bacteria on the basis of staining procedure and in fact on the basis of cell wall composition। ठीक है, तो एक में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ज्यादा है ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम नेगेटिव जहां पे पेप्टिडोग्लाइकन का परसेंटेज काफी कम है, टू द ट्यून ऑफ 10%। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। So glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. It could be a loose sheath called the slime। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग तरीके से आपको देख सकता है बैक्टीरिया में। ठीक है, शीथ मतलब लूज शीथ के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। ठीक है, ये स्लाइम लेयर है। While in others it may be thick and tough capsule। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को ग्लाइकोकैलिक्स मिल रहा है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइंस द shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। कहने का मतलब है सेल वॉल का क्या फंक्शन है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। अब मान लेते ये आपका सेल है और ये आपका सेल वॉल अगर नहीं रहता, तो मान लीजिए इसके अंदर पानी जा रहा है, तो पूरा पानी भर गया। अब ज्यादा पानी भर गया तो ये क्या होगा, अगर सेल वॉल नहीं रहता तो बर्स्ट कर जाता। ठीक है, बट सेल वॉल है तो वो उसको बचा के रखेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है सेल वॉल का। The plasma membrane is semi-permeable in nature and interacts with the outside world, and the membrane is similar structurally to that of eukaryotes। Very important point। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो थर्ड लेयर जो था, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा, पहले ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, इसमें आपको स्लाइम लेयर और कैप्सूल के बारे में आपने देखा, उसके बाद सेल वॉल है, एंड देन यू है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो आपको बैक्टीरियल सेल्स में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जैसा प्रोकैरियोट्स में होता है वैसा ही यूकैरियोट्स में भी होगा स्ट्रक्चर जो है, और ये बाद में हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में काफी सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपसे बोला जा रहा है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल और परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल का मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देगा, कुछ चीजों को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सेमी मतलब हाफ, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर घुसने का और बाहर जाने का इजाजत है, और कुछ को वो रोक देता है, एज अ गार्ड का काम कर रहा है। फुल्ली परमिएबल का मतलब होता है किसी को रोक टोक नहीं है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे कि अभी आपको जुबली पार्क जाने के लिए आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट और पता नहीं क्या क्या वो मांग रहा है, ठीक है, आधार कार्ड और ये सब, ठीक है, जिनको वो मॉर्निंग वॉक करना है। तो कहने का मतलब वो क्या हो गया, इट इज फंक्शनिंग अ सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर। मतलब वो कुछ जिनके पास वो सब सर्टिफिकेट है उसको वो जाने देंगे। और अगर पहले क्या हिसाब किताब था, जब सब कोई भी आ जा सकता था, दैट वाज कंडीशन ऑफ फुल्ली परमिएबल। ठीक है, तो कोई रोक टोक नहीं थी पहले, आज के डेट में रोक टोक है, यहाँ रोक टोक है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, यही चीज है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट देखिए, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. ठीक है, एक नया स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रोकैरियोट्स में, वो है मेसोसोमिक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही अंदर से एक्सटेंड कर गया इन द फॉर्म ऑफ लामेली या फिर ट्यूब्यूल्स या वेसिकल्स. ये तीन फॉर्म है आपका सेल के अंदर देखने को मिलता है. इस फॉर्म में आपको ये एक्सटेंशंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनली आपको एक्सटेंशंस देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो अब इनका फंक्शन क्या है? तो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, पहला फंक्शन. ठीक है, सेल वॉल बनाने में मदद कर रहा है. दूसरा, डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और फिर डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है डॉटर सेल्स में. दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन में काम कर रहा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है. सिक्रीशन में काम कर रहा है and increases the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. तो इतना सारा काम कर रहा है. बट यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हम बोलेंगे रेस्पिरेशन. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का रोल अडॉप्ट किए हुए है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी यही काम है और मेसोसोम भी यहाँ वही काम कर रहा है प्रोकैरियोट्स में. समझ में आई बात? तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये जो फंक्शंस हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा. So in some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. ठीक है, अब ब्लू ग्रीन algae में कुछ और एक्सटेंशंस आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो इनको हम लोग क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं. क्रोमा मीन्स कलर और क्रोमैटोफोर का मतलब हो गया है कि इट कंटेन्स कलर्ड पिगमेंट्स. ठीक है, कलर्ड पिगमेंट से कंटेन करता है. यहाँ दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. पहला, मेसोसोम व्हिच इज एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन in the form of vesicles, tubes and lamellae. और इसका फंक्शन क्या है आपका? रेस्पिरेशन में प्राइमरीली, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख रहे हो, रेप्लिकेशन में देख रहे हो, सेल वॉल फॉर्मेशन में देख रहे हो, सिक्रीशन में देख रहे हो. ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ाने में देख रहे हो ताकि सिक्रीशन ज्यादा अच्छे से हो. और दूसरा आपने एक्सटेंशन पढ़ा जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी या सियानोबैक्टीरिया में मिलता है जिसको हम लोग क्रोमैटोफोर बोलते हैं. तो क्रोमा का मतलब होता है कलर. ठीक है, फोर का मतलब पिगमेंट, मतलब कलर्ड पिगमेंट्स उसमें मिलेंगे, इसलिए उसका नाम क्रोमैटोफोर है. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं जो आपको याद रखना है. ठीक है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे थे, स्लाइम लेयर और कैप्सूल प्लस सेल वॉल का फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस बन रहे थे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, जो हम लोगों ने देखा. तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब वो चल भी सकता है और एक जगह नॉन मोटाइल भी रह सकता है. ठीक है, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला. अगर वो मूव कर सकते हैं तो उनके पास फ्लैजिला होगा जिसकी मदद से ये चलेंगे, मूव करेंगे. ठीक है, सो बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. अब ये बहुत सारे फ्लैजिला हो सकते हैं, कम भी हो सकता है अरेंजमेंट, तो उस डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है. ठीक है, बट यहाँ बैक्टीरियम फ्लैजिलम का जो शेप है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो आप समझ सकते हो जो फ्लैजिला का है, वो इस तरीके से हो सकता है. यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिलामेंट होगा, हुक होगा, बेसल बॉडी होगा, 3 चीज दिया है यहाँ पे आपका, ये 3 पार्ट है. अब इसको आप एक डायग्राम के फॉर्म में समझिए कि मान लिया फिलामेंट है तो दिस इज फिलामेंट, हम इसको लिख दिए फिलामेंट. ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक जंक्शन जोन होगा जिससे आपका ये जो सेकेंड वाला पार्ट दिया है हुक, वो जुटा होगा. तो मान लीजिए हुक जुट गया यहाँ पे. ठीक है, तो ये हुक पार्ट हो गया. ठीक है, अब यहाँ से फिर से आपका एक जंक्शन टाइप का होगा जिससे आपका एक थर्ड पार्ट जो है बेसल बॉडी, ये जुटा होगा. ठीक है, तो मान लेते हैं ये बेसल बॉडी है, तो दिस इज बेसल बॉडी. ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, फिलामेंट्स, हुक और जो बेसल बॉडी है, किस तरीके से काम कर रहा है. ये जो फिलामेंट आप देख रहे हो ये मूव कर रहा है, सो दिस एक्ट्स लाइक अ प्रोपेलर.
ये किस लिए काम कर रहा है? प्रोपेलर टाइप, ठीक है। और हुक क्या है? ये देखिए फ्लेक्सिबल जॉइंट है जो कि घूम सकता है। सो दिस गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल जॉइंट की तरह फंक्शन कर रहा है हुक। समझ में आ रही बात? अपनी मशीन है, एक तरह का मशीन समझिए आप। जैसे आप पानी को इधर उधर ट्यूब से ले जाते हैं ना, तो आप हुक फिट करते हैं फ्लेक्सिबल जॉइंट ताकि पानी इधर से उधर घूमे, ठीक है। ये उसी टाइप का है, बेसिकली एक मशीनरी है। और जो बेसल बॉडी है, इट एक्ट्स एज द मोटर जो उसको रन करेगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए ना मूव करने के लिए, तो ये मोटर उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मोटर, basal body acts as the motor, hook acts as the flexible joint, and flagellum acts as the propeller. Hence, it will help in the motion of the bacterial cell. तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप किसी भी बायोलॉजिकल जो मशीनरी है उसको फिजिक्स के टर्म में समझेंगे, ठीक है। तो दिस, ये जो आपको अभी फ्लैजेलम देखा गया, उसको फिजिक्स के टर्म में आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? जो फ्लैजेलम है, फिलामेंट है, वो प्रोपेलर का काम कर रहा है, हुक जो है वो फ्लेक्सिबल जॉइंट का काम कर रहा है, और बेसल बॉडी जो है मोटर का काम कर रहा है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड। ऑब्वियसली ये जो फिलामेंट है वो आपको जो प्रोपेलर का काम कर रहा है, it is the longest of the three portions. Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria, but they do not play any role in motility, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पिल्ली है और जो फिम्ब्रियाई है, ये भी सरफेस पे ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो सरफेस पे आपको तीन चीजें मिल रही हैं, फ्लैजेला मिल रहा है, पिलाई मिल रहा है, और फिम्ब्रियाई मिल रहा है, but these do not help in motility. The pili are elongated tubular structures made up of special protein called pilin, ठीक है। तो ये जो पिल्ली है, it is made up of protein called pilin, ठीक है। The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell, and in some bacteria they are known to help attach the bacteria to rocks and streams and also to the host tissue. अब बैक्टीरिया पकड़ेगा कैसे? मान लीजिए किसी रॉकी सरफेस को पकड़ना है, या कहीं पे भी दीवार वाल पे कहीं पे भी उसको होस्ट को पकड़ना है, होस्ट टिश्यू को पकड़ना है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? ये फिम्ब्रियाई चाहिए, ठीक है। सो फिम्ब्रियाई एक्ट्स एज द क्लच, आप बोल सकते हो, जिससे कि वो फिंगर या फिर जिससे वो पकड़ रहा है, ठीक है। सो इट हेल्प्स द बैक्टीरिया इन टू गेट अटैच्ड टू रॉक्स, ठीक है, और होस्ट टिश्यूज। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फिम्ब्रियाई का रोल क्या है, ठीक है। और ये पिलाई जो है, दिस हैज अ रोल इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और तीसरा आपका क्या था? फ्लैजेला, तो वो आपकी मोटिलिटी में काम आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल एनवेलप, और इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन जो आपको देखने को मिले, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके डिस्टिंक्शन के लिए क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी, ठीक है। और उस स्टेनिंग टेक्निक में उसने जो कॉम्प्लेक्सेस लिए थे वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स लिया था, ठीक है। उसके बाद उसको अल्कोहल से धोया था, फिर एक काउंटर स्टेन साफ्रान ने इस्तेमाल किया, और जो काउंटर स्टेन लिया लाल कलर का वो नेगेटिव थे, जो नहीं लिया वो पॉजिटिव बैक्टीरिया था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो दो तरीके का है। अगर मान लीजिए लूज फॉर्म में उपलब्ध है तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, अगर थिक और टफ है तो उसको कैप्सूल फॉर्म में बोलेंगे, जो कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में हेल्प करता है सर्वाइवल के लिए। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलर शेप मेंटेन करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और फिर उसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, जो कि सेमी परमेएबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आपको आता है इस एक्सटेंशंस, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन आपको मिलेगा मीसोसोम, व्हिच कैन बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ
वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लामेली, और इनका फंक्शंस है आपका सेल वॉल बनाने में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मदद करता है, बट मेन फंक्शन आपका क्या है, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद सियानोबैक्टीरिया में भी आपको ऐसे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस मिलेंगे जो कि कलर्ड पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रोमैटोफोर्स। उसके बाद आपकी बात आती है सरफेस स्ट्रक्चर्स की। तो बैक्टीरिया के सेल पे जो सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। फ्लैजेला जो कि मोटिलिटी में फंक्शन कर रहा है, पाइली जो कि उसके सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में मदद करेगा, ठीक है, सेक्सुअल प्रोसेस में मदद करेगा। उसके बाद आपका फिम्ब्रिया आता है जो कि उसको अटैचमेंट होस्ट के साथ या फिर रॉकी सरफेस के साथ या अटैचमेंट में बेसिकली मदद करता है। ठीक है, जहां तक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर का सवाल था, वो 3 भाग में बटा हुआ है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो जो फिलामेंट है वो प्रोपेलर की तरह काम करता है, जो हुक है वो फ्लेक्सिबल जॉइंट की तरह काम करता है, और जो बेसल बॉडी है वो एक मोटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये है आपका सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी। यहाँ कोई सवाल है आपके पास? हेलो हेलो हेलो। नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है राइबोसोम। तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, और आपको पहले ही बताया गया था कि दीज राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होता है इनका। अब इनका साइज के बारे में क्या बताया गया है, 15 नैनोमीटर। नैनोमीटर हम आपको क्या बताए थे, 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर, ये इनका साइज है। एंड देयर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 50s एंड 30s। ठीक है, सो टुगेदर दे विल फॉर्म 70s। तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है वो 70s टाइप होता है, और इसके 2 सब यूनिट है, 50s और 30s। अब ये मत सोचिए कि 50 और 30 को जोड़ के 80 आता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिकॉज दिस S डिनोट्स सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सेडिमेंटेशन मतलब वो सेडिमेंट कट जाना, उस तरह का कोएफिशिएंट। ठीक है, या फिर इसको साइंटिस्ट सेडवर्ज के नाम पे रखा गया है, सेडवर्ज कोएफिशिएंट। ठीक है, तो 70s है हमारे प्रोकैरियोट्स में, और इसका 2 सब यूनिट है आपके पास, 50s और 30s। तो अभी आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 50s and 30s units which when present together form 70s prokaryotic ribosomes. Ribosomes are the sites of protein synthesis. यही एग्जाम में आपसे पूछेगा, सेल में प्रोटीन कौन बनाता है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम आपका राइबोसोम का है। Several ribosomes may attach to a single messenger RNA and they form a chain called polyribosome। अभी मान लीजिए mRNA है और उससे आपका बहुत सारे राइबोसोम्स जुट गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलिसोम्स या पोलीराइबोसोम्स। पोली मतलब मेनी और राइबोसोम्स मतलब राइबोसोम। तो जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम पोलीसोम या पोलीराइबोसोम कह सकते हैं। So the ribosomes of polysome translate the messenger RNA into protein। तो अगेन ये क्लास 12 का टॉपिक है, हाँ, वहां पे हम लोग समझेंगे कि ये ट्रांसलेशन जो है कैसे होता है, ट्रांसलेशनल मशीनरी जो आपको बताए थे। डीएनए है आपका, दिस चेंजेस इनटू मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए चेंजेस इनटू प्रोटीन। ठीक है, दिस डीएनए टू मैसेंजर आरएनए इज रेफर्ड टू एज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एंड मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन इज रेफर्ड टू एज ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड एक प्रोसेस ये उल्टा भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ठीक है, जो कि वायरसेस में आपको रिट्रोवायरसेस में देखने को मिलता है। एंड दिस एंटायर मॉड्यूल जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा हाइपोथेसिस। ठीक है, तो फ्रांसिस क्रिक ने इसको दिया था 1958 में।
ठीक है, तो ये अभी तक के लिए आप समझिए कि फ्रांसिस क्रिक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका ये वाला पोर्शन जहाँ मैसेंजर आरएनए से आप प्रोटीन बना रहे हो, तो दैट पोर्शन इज रेफर्ड टू एज ट्रांसलेशन। तो उसी मशीनरी का ये हिस्सा होगा जहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा जब हम लोग प्रोटीन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्लूजन बॉडीज। अगेन ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिल रहा है। So reserved material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. ठीक है, तो कुछ रिजर्व फूड हो सकता है आपका सेल्स के पास, तो वो किस फॉर्म में मौजूद रहेगा आपका इंक्लूजन बॉडीज के। सो दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड दे आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ऐसे फेंका हुआ है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे नाम, और ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना पड़ेगा। फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं ये, जिनको हम इंक्लूजन बॉडीज बोलेंगे। और क्या हो सकता है, सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये आपको मिल सकते हैं सियानोबैक्टीरिया में। उसके बाद आपके पास है ग्लाइकोजन का ग्रैन्यूल्स हो सकता है। ठीक है, तो 3 तरह के ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि इंक्लूजन बॉडीज के अंदर आएंगे, ग्लाइकोजन, सियानोफिसियन ग्रैन्यूल्स और फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, वो है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स दे आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन algae, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि कहाँ ये मिल रहे हैं। तो बीजीए, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको गैस वैक्यूल्स देखने को मिल सकता है, जो कि बेसिकली बावेंसी का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज। यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, या तो ये 70s पूछा जाता है कि 70s के 2 सब यूनिट्स का बताइए, या आपसे पूछा जाएगा पोलीजोम का मतलब क्या होता है। ठीक है, या पूछा जाएगा राइबोसोम का फंक्शन क्या है, या प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या है सेल में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और उसके बाद जब इंक्लूजन बॉडीज का आता है तो यहाँ ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स, ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन। समझ में आया आपको? हेलो हेलो, यस सर। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम जो दिया हुआ है पहले वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो, होपफुली आप समझ रहे होगे। प्लांट सेल, एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है आपको। प्लांट सेल में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, बाहर से आप देखिए। ठीक है, या पहले ये देखिए न्यूक्लियस देखिए, अंदर में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोलस देखिए और अंदर में छोटा सा हिस्सा। ठीक है, उसके बाद गोल्गी apparatus यहाँ देखिए, ये वाला। फिर न्यूक्लियस के बाहर आपको एनवलप टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। फिर ये वाला हिस्सा जो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बड़ा सा आपको वैक्यूल दिख रहा है। देखिए वैक्यूल यहाँ कितना बड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिस्टिंक्शन है आपका। ये वैक्यूल जो है प्लांट सेल में काफी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद प्लांट जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल में आप देख सकते हो एक मिडिल लैमेला स्ट्रक्चर है। ठीक है, so this middle lamella is made up of calcium and magnesium peptide। ये आपसे पूछा जाता है कि ये मिडिल लैमेला जो सेल वॉल का है प्लांट सेल में, क्या चीज का बना हुआ है। दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेप्टाइड। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद ये छोटे छोटे जो ड्रॉप्स दिख रहे हैं राइबोसोम्स। फिर ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं आपको। अंदर का जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है दैट इज साइटोप्लाज्म। देन दिस इज पेरोक्सिसोम। उसके बाद यहाँ पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहा है। फिर सेल के बीच में जो इंटरकनेक्शंस आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे लाल वाले, तो दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और यहाँ पे 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिलेगा, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER और दूसरा दिखेगा RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस पे राइबोसोम मौजूद होगा उसको हम लोग बोलेंगे रफ, क्योंकि राइबोसोम यहाँ मौजूद है।
और SCR में राइबोसोम मौजूद नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए वो स्मूथ है। और लाइसोसोम सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है और स्कूल वाला लोग इसको डायग्राम पूछता है ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पे आप जब एनिमल सेल देखोगे तो सबसे पहला डिस्टिंक्शन आपको है कि सेल वॉल तो मौजूद नहीं है, प्लस आपको कुछ और एक्सटेंशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो माइक्रोविलस एक्सटेंशंस देखने को मिल रहे हैं जो कि उधर प्लांट सेल में नहीं है। बाकी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वोल्जाई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियम, लाइसोसोम, ये सब सारे आपको मिलेंगे जो कि प्लांट में भी हैं। तो ये माइक्रोविलस आपको नहीं मिला उधर, इतना बड़ा वैक्यूल था, यहाँ पे वैक्यूल या तो बहुत छोटा है या तो नहीं है। उसके बाद ये सेंट्रियोल आपको एनिमल सेल में मिलेगा जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। तो डिस्टिंक्शन के तौर पे आप देखो यहाँ पे आपको सेल वॉल नहीं है, माइक्रोविलाई है, सेंट्रियोल है, ठीक है, वैक्यूल छोटा है। यहाँ पे वैक्यूल बड़ा है, सेल वॉल मौजूद है, उसके बाद आपको माइक्रोविलस नहीं दिख रहा है और सेंट्रियोल नहीं। तो दीज आर 4 डिस्टिंक्शन पॉइंट्स जो आप यहाँ पे डायग्राम को जब आप क्लोजली रिवील कीजिएगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, वो तो आप समझ चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल में अब हम लोग मूव करते हैं। So the eukaryotes include all the protists, plants, animals, fungi. In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. ठीक है, तो ये अंतर था आपका। जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास membrane-bound organelles हैं, प्रोकैरियोट्स के पास ये नहीं है, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन है, जैसे न्यूक्लियस है membrane-bound, वहाँ क्या था, न्यूक्लियोइड था, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे फेंका हुआ था। और यहाँ पे ऑर्गेनल्स भी जो है आपको देखने को मिलेंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं था। सो यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures and their genetic material is organized into chromosomes. ठीक है, तो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं था प्रोकैरियोटिक सेल में। ये काफी बहुत बड़ा अंतर है जो कि यहाँ आप समझ रहे हैं, ठीक है। Next, all eukaryotic cells are not identical. Plants and animal cells are different, as the former possess cell walls, plastids, large central vacuole, which are absent in animal cells. On the other hand, animal cells have centrioles, which are absent in almost all plant cells. ठीक है, एक और अंतर था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है। तो these chloroplasts will contain chlorophyll pigments, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम करेगा, because they plants are autotrophs, animals are heterotrophs, they depend on autotrophs for food, ठीक है। तो ये अंतर है, एक और मेजर अंतर जो आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आई बात, ये जो डिफरेंसेस हैं आपको? हेलो, अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं यूकैरियोटिक सेल का वो क्या है, कैसा है। जैसे पहला आपको दिया है सेल मेम्ब्रेन। जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आपको पहले भी बताया गया था कि जब नॉल एंड रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, ये इन्वेंशन की, उसके बाद बायोलॉजी ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगा, क्योंकि लोग स्टडी करने लगे इन माइन्यूट डिटेल्स। उससे पहले एजम्पशन बेस्ड स्टडी होता था और हेजी पिक्चर रहता था। मान लीजिए अगर आप सेल डिवीजन ही देख रहे हैं, किसी सेल को स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो सही ढंग से वो नहीं समझ पाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। So meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. तो यहाँ पे हमने साइंटिस्ट लोग जो क्या किए हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन
का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको समझने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। और इसमें जो ह्यूमन आरबीसीज जो थे वो काफी अच्छा योगदान प्रोवाइड, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है आपको कि आप समझ पाते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा और वो किस तरीके का उसका फंक्शन हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये आपसे पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर समझने के लिए किस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, एक सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल्स को ही क्यों इन लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है, मेम्ब्रेन स्टडीज के लिए। तो सबसे पहला है कि आपको ये समझना है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर्स रिवील कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी इन लोगों ने उसको एज अ स्टडी मटेरियल लिया होगा, ठीक है। और उसका शार्प जो कॉन्ट्रास्ट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जब वो स्टडी करते हैं तो एक अच्छा सा पिक्चर आता होगा, उसके कारण इन लोगों ने इसको पिकअप किया होगा। क्योंकि नॉर्मली साइंटिस्ट एक्साइटिंग जो स्टडी मटेरियल होता है उसको चूज करते हैं, ठीक है। और वो साइंटिफिकली चोजन होता है, मतलब साइंटिस्ट फंसे नहीं, क्योंकि काफी समय तक वो एक ही चीज पर रिसर्च करता रहेगा और अगर वो फंस जाएगा तो फिर तो गड़बड़ है। इसलिए वो क्या करेगा, वो ऐसा मटेरियल को चूज करेगा जो कि उसको हेल्प करे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसीलिए ये हो सकता है कि ह्यूमन आरबीसीज को इन लोगों ने स्टडी किया होगा। तो दिस स्टडी शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स व्हिच आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो क्या पता चल रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है। And the lipids are arranged within the membrane with the polar heads towards the outer sides and the hydrophobic tail towards the inner part. तो स्ट्रक्चर ऐसा है आपका, हेड जो है वो बाहर की तरफ है इस टाइप से, ऐसे। ये आपका पोलर हेड है, मतलब दिस इज इन टच विथ वाटर, ठीक है। पोलर मतलब वो पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और इनके टेल्स जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोफोबिक हुआ क्योंकि पानी से दूर है, ये टेल्स है और ये हेड है। तो हेड इज टुवर्ड्स दी वाटर एक्वस एनवायरनमेंट, और हाइड्रोफोबिक टेल मतलब वो पानी से दूर रहेगा, तो अंदर की तरफ है। तो ये दो लेयर बन जा रहा है, आप देखिए, एक लेयर एक लेयर, ठीक है। तो बाई लेयर स्ट्रक्चर है जो, समझ में आई बात? वही चीज आप इसको बड़ा कीजिएगा डायग्राम, अगर आप किताब में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। टेल अंदर की तरफ है और हेड जो ये गोल गोल आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये बाहर की तरफ, ठीक है। So the lipids are arranged within the membrane with the polar heads towards the outer sides and the hydrophobic tail with towards the inner part. अब यहाँ दो टर्म आपको समझना है, एक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। तो ये जो हेड है, इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, फोबिया मतलब हेट, घृणा करना। वाटर मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो वाटर हेटिंग स्ट्रक्चर, सो टेल्स आर वाटर हेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए वो क्या है, पानी से दूर रहेगा, इसलिए जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है। ये आपका हेड हो गया, ठीक है। कलर बदल देता हूं मैं, ये आपका टेल हो गया लाल कलर, ठीक है। ये अंदर की तरफ है आपको, ठीक है। और इधर पानी हो गया, ये पानी से इंटरेक्ट कर रहा है इसका हेड, इधर इधर। और ये जो अंदर वाला पार्ट है वो पानी से दूर है, तो वो हाइड्रोफोबिक रीजन है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment
Figure 8.4 you can see, and the lipid component of the membrane mainly consists of phosphoglycerides. तो ये चीज आपको बता दिया, जो टेल है they are protected from water, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, तो वो अवे फ्रॉम वाटर है। और जो लाइपिड कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का, वो क्या कंटेन करता है? फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो बायोमॉलिक्यूल जब पढ़िएगा तब आप समझिएगा ये फॉस्फोग्लिसराइड एक्चुअली में होता क्या है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि जो लिपिड कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का, वो फॉस्फोग्लिसराइड्स उसके मेजर कंपोनेंट होते हैं। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess protein and carbohydrate. So basically अब सेल मेम्ब्रेन के पास क्या क्या हो गया? फॉस्फोग्लिसराइड्स हो गया, ठीक है, ग्लिसराइड्स, प्रोटीन हो गया, और फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो कॉम्पोजिशन में देखिए, जब आप डीप बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सारी चीजें भी मौजूद थी, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल, जहाँ पे आप बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट्स का। तो प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, फॉस्फोग्लिसराइड्स मिला। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन सेल टाइप्स। अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड की मात्रा जो होगी वो अलग अलग होगी। जैसे ये आपको एग्जाम में पूछता है, ह्यूमन बीइंग्स में जो मेम्ब्रेन है आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट्स का, वो आपको क्या दिख रहा है? 52% प्रोटीन है, 52% क्या है? प्रोटीन, एंड जो रेस्ट है आपका लिपिड्स है। समझ में आई बात? तो 52%, 40%, ठीक है, बाकी 8% जो भी रेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है आपका, वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ह्यूमन आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स या जो एरिथ्रोसाइट्स आप बोल रहे हो, उसका कॉम्पोजिशन इन लोगों ने स्टडी किया था, तब उन लोगों ने बताया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपको याद होना हो, रखना पड़ेगा, ठीक है। So depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral or peripheral proteins. अब यहाँ पे दो तरीके का प्रोटीन्स आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अब आप देखिए, ये डायग्राम जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीजें मिल रही हैं। लिपिड बाइलेयर ये हम समझ चुके हैं। उसके बाद आप प्रोटीन देखिए, ये जो प्रोटीन है, ये जो मोटा सा आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर को देखिए आप, ये वाला, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। मतलब ये अगर लिपिड बाइलेयर है तो एक तरह का प्रोटीन क्या होगा, एक तरफ से दूसरे तरफ तक वो पास कर सकता है, ठीक है। ये आपका क्या है? इंटीग्रल, ठीक है, कि इंटीग्रल पार्ट में भी मौजूद है। सो सच काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे अब आप दो चीज का समझना है, ये इंटीग्रल प्रोटीन एक जगह से दूसरे तरफ अगर निकल जाता है, मतलब एक एंड से बाहर आ जाता है, इधर से बाहर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब वो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आप तीन समझिए, यहाँ दो लिखा है तो आप तीन समझिए। ये आपका मान लीजिए कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है आपका, एक प्रोटीन जो बाहर की तरफ पूरा निकल गया तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। एक अंदर की तरफ जो गया उसको बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और एक फाइनली जो बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर की तरफ बाहर निकला हुआ है, ये देखिए यहाँ लंबा लंबा, हाँ ये देखिए। सो दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल मतलब बाहर, इंटीग्रल मतलब अंदर, ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पार कर रहा है। तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। So these peripheral proteins lie on the surface of the membrane. आप देखिए यहाँ पे सरफेस पे लाई कर रहे हैं सब पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बेरीड इन द मेम्ब्रेन। तो आपको बताया गया इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ मिलेंगे? अंदर मिलेंगे, हाँ। और एक जो आपको बोला गया टर्म वो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब एक दोनों तरफ बाहर प्रोजेक्ट आउट करना चाहिए, एंड जो है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स project outside on both ends, project outside on both ends,
ये हो गए आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप उसको केमिकली आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कितनी आसानी से अलग अलग हो जाएगा उस आधार पे आपको ये डिस्टिंक्शन था। तो पेरिफेरल प्रोटीन को आप देखिए आसानी से आप उसको डिटर्जेंट से वॉश कीजिएगा तो ये अलग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन को फिर आपको ट्रांसमेम्ब्रेन को आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको ये जो बाइलेयर है उसको ये करना पड़ेगा, मतलब डिसरप्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अंतर है, इसलिए आपकी किताब में दो तरीके से पता है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। तो पेरिफेरल प्रोटीन को आप आसानी से अलग कर सकते हो सरफेस से, इंटीग्रल प्रोटीन चूंकि पार्शियली या डीपली बेरीड है तो उसको अलग करना, एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये जो मॉडल है इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये फ्लूइड क्यों है इसको समझिए। So an improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। ये साइंटिस्ट का नाम है और ये आपको याद रखना है, सिंगर और निकोलसन। कब दिया? 1972 में दिया। ये important ईयर है। So it is widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. So this ability to move within the membrane is measured as its fluidity, ठीक है। अब इसको आप समझिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड का मतलब वो मूव कर सकता है, फ्लूइडिक नेचर। अब यहाँ पे टर्म दिया है क्वाजाई। क्वाजाई फ्लूइड का मतलब होता है पूरा फ्लूइड नहीं है, वो पार्शियली फ्लूइडिक नेचर है, ठीक है। किसका? लिपिड का, ठीक है। तो ये जो क्वाजाई फ्लूइड नेचर है लिपिड का है। इससे फायदा क्या होगा, चूंकि वो फ्लूइडिक मूवमेंट है तो ये जो अंदर में प्रोटीन्स हैं वो मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है प्रोटीन, ठीक है। तो लैटरल मूवमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। इस लेयर में प्रोटीन का मूवमेंट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोटीन मूवमेंट इज पॉसिबल ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो प्रोटीन मूवमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। और क्वाज़ाई फ्लूइड नेचर किसका है? लिपिड का है, लिपिड बाइलेयर का है, ठीक है। समझ में आई बात? तो अब चूंकि ये प्रोटीन्स लैटरली मूव कर सकते हैं विद इन द मेम्ब्रेन तो हम उसको मेजर कर लेते हैं। तो दिस इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी, ठीक है। इससे फ्लूइडिटी एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the fluid nature of membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretions, endocytosis, cell division, etc. तो ये सब जो functions हैं it is because of fluidic nature आपका लिपिड बाइलेयर का है। मतलब सेल ग्रो कर सकता है, ठीक है। जो सेल के दो सेल के बीच में जो जंक्शंस बन रहे हैं, इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, उनका फॉर्मेशन भी इसी कारण हो रहा है। सिक्रीट कर सकता है, सेल डिवाइड कर सकता है, और एक टर्म आया आपका एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस करने का मतलब सेल जो है किसी चीज को अंदर ले रहा है, ठीक है, एंडोसाइटोस कर जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे अब दो तरीके का एंडोसाइटोसिस हो सकता है। फैगोसाइटोसिस, अगर आप सॉलिड टाइप का मटेरियल अगर आप लेते हो उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और अगर फ्लूइड टाइप का मैटर अंदर एंडोसाइटोस करते हो तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। सो दिस इज पिनोसाइटोसिस लाइक ड्रिंकिंग, वो पानी पी रहा है। फैगोसाइटोसिस मतलब ईटिंग, तो हम लोग बोलते हैं सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस, ठीक है। दीज आर
एंडोसाइटोसिस मतलब सेल बाहर का चीज अंदर लेगा, इनटेक करेगा। दूसरा टर्म होता है एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल ये क्या करेगा, सेल क्या करेगा, इजेस्ट करेगा, फेंकेगा बाहर, इसको बोलते हैं उल्टी होना। ठीक है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये पॉइंट है जो कि बार बार आता रहेगा आपको, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट जो आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। आपको पहले ही बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सेमी परमिएबल, मतलब वो कुछ मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अलाउ करेगा कि मूव करो, यहाँ से यहाँ जा सकता है, और कुछ को बोलेगा नहीं तुमको नहीं जाना है, तुमको नहीं जाना है, कुछ को अलाउ करेगा। ठीक है, so it will allow certain transport. So the membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. ठीक है, तो कहने का मतलब वो चूंकि सेमी परमिएबल है, कुछ को अलाउ कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ से यहाँ पास करने के लिए। ठीक है, एनर्जी नहीं चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो बगैर, विदाउट एनर्जी, एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, so neutral solutes may move across the membrane by process of simple diffusion along the concentration gradient that is from higher to lower concentration. Water may also move across the membrane from higher to lower concentration. कहने का मतलब ये चूंकि एरो हमने इधर से इधर दिया है, तो इधर आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए उस मॉलिक्यूल का, और इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, कि इस तरीके से आप समझिए कि आप जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ये आपका पहाड़ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल आसानी से ऊपर से नीचे गिर सकता है, पानी आप डालिएगा, बट नीचे से ऊपर जाना मुश्किल है। तो ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, आसानी से अब लुढ़क जाए, लेकिन अगर नीचे से ऊपर आपको भेजना है तो यू विल नीड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ यही चीज समझना है, जब हम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेज रहे हैं तो हमको किसी तरह का कोई एनर्जी नहीं चाहिए होता। ठीक है, क्योंकि आसानी से वो डाउन द ग्रेडियंट जा रहा है, डाउन द ग्रेडियंट, तो आप मूव कर सकते हो। आप इमेजिन करो कि आप ऊपर से पानी गिरा रहे हो, पानी नीचे बहता चल रहा है, बस वही चीज है। लेकिन अगर आपको नीचे से पानी चौथे तल्ले पे पहुंचाना है तो आपको पंप चाहिए, मतलब आपको एनर्जी की आवश्यकता है। सो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट वेयर यू डू नॉट रिक्वायर एनर्जी for transport, and this transport is basically from higher concentration to lower concentration. Similarly, water will move across from higher to lower concentration, and movement of water by diffusion जो है उसको हम लोग ऑस्मोसिस, एक स्पेशल टर्म देंगे। ठीक है, पानी भी अपना हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हो गया डिफ्यूजन टर्म है जो कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे, और ऑस्मोसिस ऐसा। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन लिपिड बाइलेयर। ठीक है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वाटर लविंग है, और नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर जो है वो पानी से अवॉइड करता है। तो इनको क्या चाहिए, एक करियर प्रोटीन चाहिए, एक व्हीकल चाहिए जो कि यहाँ से इसको पास कराए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए उसको एक ट्रांसपोर्टर चाहिए। सो फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। समझ में आई बात? तो ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ये क्या करेगा, वैसे कुछ मॉलिक्यूल्स को पास करा देगा, तो दीज आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration. अब आपको लोअर से हायर की तरफ अगर आपको भेजना है, मतलब आपको पहाड़ पे ऊपर पानी चढ़ाना है, एनालॉजी है ये। ठीक है, then in that case you require energy in the form of ATP. So this kind of transport is called active transport. ठीक है, और एक सोडियम पोटासियम पंप होगा, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सोडियम पोटासियम पंप, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बेसिकली आप समझ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स को स्टॉप कर देगा, अलाउ नहीं करेगा।
कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं डाउन द ग्रेडियंट मूव करते हैं, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे। सच अ फेनोमेनन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कुछ क्या होगा कि मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टर चाहिए जो कि उसको खींच के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएगा। सो देयर कम्स द एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और दूसरा तरह का ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट आप मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स को। कहने का मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां है से आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपको ले जाना है, तब आप क्या करेंगे, एनर्जी की दरकार होगी आपको। So energy in the form of ATP is utilized to transport molecules against the concentration gradient. So that is referred to as active transport. And one of the pumps is जितने भी हमारे bodies में pumps हैं, they are all active transporters. जैसे कि एक example आपको यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, देन ट्रांसपोर्टर्स, ये सब यहाँ का कॉन्सेप्ट है। और ये सब बाद में भी आप प्लांट फिजियोलॉजी में इसको हमको पढ़ाना है। ठीक है, तो अभी के लिए आप यही समझिए कि ये होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में, और ये लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में आप मॉलिक्यूल्स को मूव करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हाई टू लो में आप डाउन द ग्रेडियंट आप मूव कर रहे हो और आपको एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। एक तीसरे तरह का ट्रांसपोर्ट भी पॉसिबल है जहां पे आपको ट्रांसपोर्टर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक जो हम लोग किए हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और फिर एक्टिव, पैसिव और ट्रांसपोर्टर। कोई सवाल है आपके पास? हेलो 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 नो सर। हेलो, ये क्लास रिकॉर्डेड है तो आप बाद में भी आप सुन सकते हो कभी भी। ठीक है, और आप समझ सकते हो, और जो सवाल होगा आप उस ग्रुप में आप पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि मैं उसको सिलेबस में है नहीं, और समझाने का कोई तुक नहीं बनता है, खासकर जो एक्सपेरिमेंट्स है, मेम्ब्रेन फ्लूइड, फ्लूइडिक नेचर ऑफ जो मेम्ब्रेन है आपका, उसका एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इन केस मेरे को लगता है कि अगर आपको समझाना होगा तो फिर देन आई विल सी। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास, बट मेरे को नहीं लगता है कि वो उस टाइप के एडवांस्ड क्लासेस में वो सब एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको वही समझना है, जैसे रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट भी है, बट वो सब हम लोग अभी नहीं पढ़ाते क्योंकि वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। ये जो सिंगर निकोलसन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, यही वेल रिकमेंडेड है और यही अप्रूव्ड मॉडल है जो कि यूज होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मॉडल्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कि जस्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए हैं। ठीक है, समझ में आई बात? यस।